Hello and welcome viewers and students. Today we are going to analyze paper 025856 of our series. हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 856 का विश्लेषण। पेपर 856 आपकी स्क्रीन्स पर। पहला सवाल सवाल संख्या 76। अब हमारा निर्देश है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर इन इट। नीचे दिए गए वाक्य के किसी एक सेगमेंट किसी एक खंड में कोई ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि है, वही खंड वही सेगमेंट हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। आई फील नॉजियस। विद्यार्थी ध्यान दें, फील का अर्थ है महसूस होना, नॉजियस का अर्थ है उल्टी जैसा महसूस होना, ऐसा लगना कि उल्टी आ रही है, उबकाई आना, मतली होना। आफ्टर वी हैड स्पेंट, स्पेंट है बिताए, आवर्स घंटों, नेविगेटिंग। विद्यार्थी ध्यान दें, नेविगेट का अर्थ है किसी मार्ग से होकर गुजरना। We had spent hours navigating the tortuous route. Tortuous का अर्थ है घुमावदार या टेढ़ा मेढ़ा, रूट है मार्ग, लास्ट वेंसडे पिछले बुधवार को। विद्यार्थी ध्यान दें, वाक्य स्पष्टतः भूतकालिक है। We had spent hours navigating the tortuous route last Wednesday। जब वाक्य भूतकालिक है तो निसंदेह एरर यहाँ है, आई फील नहीं फेल्ट होना चाहिए था। करेक्शन के बाद वाक्य को फिर से पढ़ते हैं। आई फेल्ट मुझे महसूस हुआ, नॉजियस उल्टी जैसा, आफ्टर वी हैड स्पेंट आवर्स नेविगेटिंग द टॉर्चुअस रूट लास्ट वेंसडे। वाक्य में करेक्शन ऑप्शन ए में है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77, फिर से वही निर्देश है, तो पढ़ते हैं। दिस फोटोग्राफ, ये छायाचित्र, अपीयर्स टू बी द बेस्ट ऑफ द टू। विद्यार्थी ध्यान दे, ऑफ द टू इसका अर्थ है हमें दो फोटोग्राफ्स दिखाए गए हैं, उनमें से ये वाला बेहतर है। जब हम दो फोटोग्राफ्स या दो चीज़ों की तुलना करते हैं तो हमें प्रयोग में लेनी होती है कंपैरेटिव डिग्री, इसलिए बेस्ट नहीं बेटर होना चाहिए था। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा। दिस फोटोग्राफ, ये वाला जो फोटोग्राफ है, ये जो छायाचित्र है, अपीयर्स टू बी द बेटर ऑफ द टू, दोनों में से ये ज़्यादा अच्छा या बेहतर प्रतीत होता है। हमारा करेक्शन ऑप्शन सी में है, यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78, निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य में एक रेखांकित खंड या अंडरलाइन सेगमेंट है, हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे सही ऑप्शन से रिप्लेस करे। तो पढ़ते हैं। माई मदर, मेरी माता, ऑलवेज हमेशा, आस्क्स अस हमसे कहती हैं, ये मांग करती हैं, टू क्लोज डाउन द फैन कि हम पंखा बंद करें, व्हेन वी लीव द रूम। लीव का अर्थ है छोड़ना, जब भी हम कमरा छोड़ें। विद्यार्थी ध्यान दें, फ्रेजल वर्ब क्लोज डाउन का अर्थ है किसी व्यापार या एक्टिविटी को सदा के लिए बंद करना। अगर आप कोई व्यापार सदा के लिए बंद कर रहे हैं तो आप उसे क्लोज डाउन कर रहे हैं। जबकि दूसरी ओर किसी पंखे या विद्युतीय उपकरण को बंद करने को टर्न ऑफ कहा जाता है, उसके लिए फ्रेजल वर्ब है टर्न ऑफ। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। वाक्य में से लगाकर पढ़ते हैं। माई मदर ऑलवेज आस्क्स अस, मेरी माता हमेशा हमें कहती हैं, टू टर्न ऑफ द फैन कि हम पंखा बंद कर दें, व्हेन वी लीव द रूम जब भी हम कमरा छोड़ें। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑन द फैन नहीं, ऑफ द फैंस भी नहीं, हमारा आंसर होगा टर्न ऑफ द फैन, पंखा बंद करना। ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79, फिर से वही निर्देश है, पढ़ते हैं। इफ शी डज नॉट गेट अ मोर हाई सैलरी शी विल रिजाइन। रिजाइन का अर्थ है इस्तीफा देना। वाक्य में एरर यहाँ है। विद्यार्थी ध्यान दें, हाई की कंपैरेटिव डिग्री होती है हायर। यदि उसे अधिक वेतन नहीं मिलेगा तो वो इस्तीफा दे देगी। आज का वेतन और अपेक्षित वेतन, तो वो इससे अधिक होगा। दो वेतन हुए, तुलना की डिग्री हुई हायर। क्योंकि सैलरी एक काउंटेबल नाउन है, अ हायर सैलरी। इस सारे आलोक में हमारा आंसर हो सकता है मात्र ऑप्शन सी। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा। इफ शी डज नॉट गेट अ हायर सैलरी, यदि उसे ऊंचा वेतन, आज के वेतन से अधिक वेतन नहीं मिलता है तो वो इस्तीफा दे देगी। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए गलत है। मोर हायर में डबल कंपैरिजन है। हायर खुद कंपैरेटिव डिग्री है हाई की और मोर कंपैरेटिव डिग्री है मच की। हाई सैलरीज भी नहीं, अ हायर सैलरी। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80, निर्देश है फाइंड द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो क्वेश्चन वर्ड का सिनोनिम हो, पर्यायवाची हो। शब्द है एग्जॉस्टिव, जिसका अर्थ होता है विस्तृत या संपूर्ण, इंग्लिश में डिटेल्ड या ऑल इंक्लूसिव।
हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी थर। विद्यार्थी इस शब्द के प्रोनंसिएशन या उच्चारण पर भी ध्यान दें। उच्चारण है थर ना कि थोरो। थर का अर्थ है विस्तृत, जिसमें सभी जानकारियां हो, डिटेल्ड। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें। ऑप्शन ए टाइम कंज्यूमिंग का अर्थ है समय खाने वाला, जिसमें बहुत समय लग जाए ऐसे काम को कहेंगे टाइम कंज्यूमिंग। ऑप्शन बी कॉम्प्लिकेटेड का अर्थ है जटिल या पेचीदा, जबकि ऑप्शन सी कॉम्प्रिहेंसिवली का अर्थ है विस्तृत रूप से। ये एक एडवर्ब है। विद्यार्थी ध्यान दें, यदि इस शब्द में ये ly नहीं होता और ये कॉम्प्रिहेंसिवली के स्थान पर कॉम्प्रिहेंसिव होता तो ये भी आंसर हो सकता था, क्योंकि हमारा प्रश्न एक एडजेक्टिव है जबकि कॉम्प्रिहेंसिवली एक एडवर्ब। यदि कॉम्प्रिहेंसिव होता, ly ना होता, तो इसका भी वही अर्थ है, विस्तृत या फिर डिटेल्ड। फिलहाल हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81 फिर से वही निर्देश है, सिनोनिम बताएं। फ्रेजल वर्ब ले अप का अर्थ है किसी चीज को इकट्ठा करना या स्टोर करना ताकि जरूरत के वक्त उसे काम में लिया जा सके। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी अक्यूमुलेट, जिसका भी वही अर्थ है, एकत्र करना या इकट्ठा करना। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। क्लियर का अर्थ है स्पष्ट या साफ। कनकर का अर्थ है किसी से सहमत होना, टू अग्री। और अंतिम ऑप्शन प्रिवेरिकेट एक बहुत अच्छा शब्द है, विद्यार्थी ध्यान दें। प्रिवेरिकेट का अर्थ है इधर उधर की बात करना, सीधे मुद्दे पर ना आना, टाल मटोल करना। तो अगर आप टाल मटोल करें, सीधे मुद्दे पर ना आए, तो आप क्या कर रहे हैं, प्रिवेरिकेट कर रहे हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छी इडियम भी है, टू बीट अबाउट द बुश अथवा टू बी इवेसिव अबाउट समथिंग। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82, अब की बार निर्देश है चूज द वर्ड दैट इज ओपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमारा आंसर अब की बार वो शब्द होगा जो क्वेश्चन वर्ड का एंटोनिम है, विलोम शब्द है। प्रश्न शब्द डिरोगेटरी का अर्थ है अनादरपूर्ण या अपमानपूर्ण। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का अर्थ है सराहनापूर्ण, प्रशंसापूर्ण। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग है रुचिकर या दिलचस्प। पेजोरेटिव प्रश्न शब्द का सिनोनिम है, पर्यायवाची है। पेजोरेटिव का भी वही अर्थ है, अनादरपूर्ण या अपमानपूर्ण। इसके लिए एक अन्य बेहतरीन सिनोनिम हो सकता है डिस्पैरेजिंग। अंतिम ऑप्शन चीयरफुल का अर्थ है प्रसन्न चित्त। हमारा आंसर चूंकि एंटोनिम या ऑपोजिट पूछा है, ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83 फिर से निर्देश है एंटोनिम बताएं, ऑपोजिट बताएं। प्रश्न शब्द है एवर्जन, जिसका अर्थ है डिसलाइक, नापसंदगी, किसी चीज के प्रति घृणा या नापसंदगी एवर्जन कहलाता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी फॉन्डनेस। फॉन्डनेस का अर्थ है लगाव या चाव या किसी चीज को बहुत पसंद किए जाने की स्थिति। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। डियर आप जानते हैं प्रिय। डिसइंक्लिनेशन का अर्थ है अनिच्छा, किसी चीज की तरफ अनिच्छा या फिर अरुचि की स्थिति। डिसइंक्लिनेशन मूलतः अवर्जन का सिनोनिम है, जबकि पीविश का अर्थ है चिड़चिड़ा, इरिटेबल या बैड टेम्पर्ड। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84 निर्देश है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग में कोई दोष ना हो। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रेजाइल। शब्द फ्रेजाइल का अर्थ है भंगुर, जो आसानी से टूट जाए, जैसे कि कांच। इसके लिए एक सिनोनिम हो सकता है ब्रिटल। शब्द फ्रेजाइल की स्पेलिंग में कोई दोष नहीं है। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल की स्पेलिंग में दो नहीं, एक ही बी होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का अर्थ है लोचपूर्ण या लचीला। ऑप्शन सी अनब्लेमिश्ड की स्पेलिंग में यहाँ ए नहीं ई होना चाहिए था। अनब्लेमिश्ड का अर्थ है त्रुटि रहित या बेदाग, जिसमें कोई दाग ना हो, कोई गलती ना हो, कोई त्रुटि ना हो। इंग्लिश में इसके लिए सिनोनिम हो सकता है फ्लॉलेस या फिर इम्पैकेबल। अंतिम ऑप्शन गनोरिया की स्पेलिंग में क्या दोष है? यहाँ एक आर नहीं दो आर होने चाहिए थे। सही स्पेलिंग होगी GONORRHOEA। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द गनोरिया एक रोग का नाम है, हिंदी में कहते हैं सुजाक। ये एक यौन रोग है, गनोरिया या सुजाक। हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि अन्य सभी शब्दों की स्पेलिंग्स में कोई ना कोई एरर थी। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85, अब की बार फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न मिला है, पढ़ते हैं। कोट, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द फिल्म? एंड ऑफ द कोट।
कोट अगेन डैश आई डिडंट लाइक इट वेरी मच, एंड ऑफ द कोट। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट मीन्स ईमानदारी से कहूं या ईमानदारी से बात करूं। तो विद्यार्थी इस ऑप्शन को वाक्य में लगाकर एक बार फिर पढ़ें। तो पढ़ते हैं, वॉट डिड यू थिंक ऑफ द फिल्म? आपको फिल्म कैसी लगी? आप फिल्म के बारे में आपने क्या सोचा, मतलब फिल्म को आपने कैसा पाया? टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से कहूं, आई डेंट लाइक इट वेरी मच, मुझे ये कोई खास पसंद नहीं आई। ये सवाल है और अगला वाक्य उसका जवाब। टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से कहूं, आई डिड नॉट लाइक इट वेरी मच, मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी नहीं लगी। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। बीइंग ऑनेस्ट नहीं, बीइंग ऑनेस्ट का अर्थ है ईमानदार होने के नाते। टू बी फ्रेंकली नहीं, यदि टू बी फ्रैंक होता तो ये भी उत्तर हो सकता था। फ्रैंक का अर्थ है जो बात साफ या ईमानदारी से या साफगोई से करता हो। इन ऑनेस्टी नहीं, विद्यार्थी ध्यान दें, यदि इन ऑल ऑनेस्टी होता तो इसे भी कंसिडर किया जा सकता था, क्योंकि इन ऑल ऑनेस्टी का अर्थ भी वही होता है, ईमानदारी से कहूं तो, या टू बी ऑनेस्ट। फिलहाल हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86 एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है। ही डैश इन दिस स्कूल सिंस 2020, ही हैज बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल सिंस 2020। विद्यार्थी ध्यान दें, वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि हमें मिला है समय का बिंदु 2020, तो फिर हैज बीन स्टडीइंग ये कंटिन्यूअस नहीं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ही स्टडीज नहीं, ही वॉज स्टडीइंग भी नहीं, हैड स्टडीड भी नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ऑप्शन सी ही हमारा आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87 अब की बार मिला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट्स का एक प्रश्न, जिसे हल करने की विधि से आप भली भांति परिचित हैं। पहले दिए गए सेगमेंट्स को जैसा दिया है वैसे पढ़ें और फिर उन्हें लॉजिकली रीअरेंज करें, सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो पढ़ते हैं, माई फादर ओपनिंग सेगमेंट है, शट्स आउट द वर्ल्ड। शब्द शट आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है टू ब्लॉक समथिंग फ्रॉम योर माइंड, अर्थात किसी चीज़ को दिमाग में अब आने ही ना देना। तो वो शट्स आउट द वर्ल्ड, दुनिया को अपने दिमाग से बाहर कर देते हैं, दुनिया की किसी भी चीज़ को दिमाग में नहीं आने देते। हु बाई क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखों को बंद करके, इज अ लोनर। लोनर का अर्थ है एकाकी जीवन जीने वाला, अर्थात जो आदमी भीड़ से दूर रहता है, अन्य लोगों से जुड़ना नहीं चाहता, एक रिक्लूस है, एकाकी स्वभाव का है, अलग रहने वाला व्यक्ति है, अन्यों से जुड़ता नहीं है। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि कोई व्यक्ति अपने पिता के स्वभाव के बारे में बात कर रहा है, जो कि अन्य लोगों से जुड़ना कम पसंद करते हैं, उनके बारे में। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो है ओपनिंग सेगमेंट के उपरांत QS तथा उनके उपरांत P तथा R। सबसे पहले माई फादर हु, जो कि इज अ लोनर, मेरे पिताजी जो कि एक लोनर है, अलग रहने वाले व्यक्ति हैं, लोगों से जुड़ना कम पसंद करते हैं। एस के उपरांत P, शट्स आउट द वर्ल्ड, दुनिया को अपने दिमाग से बाहर कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अंतिम ऑप्शन मात्र R ही हो सकता है, शट्स आउट द वर्ल्ड बाई क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखों को बंद करके विश्व को, दुनिया को जो है दूर कर देते हैं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले Q, उसके उपरांत सेगमेंट्स S, P तथा R। ऐसा ऑप्शन है मात्र ऑप्शन D, Q, S, P, R, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88 फिर से वही रीअरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट्स का प्रश्न है। पढ़ते हैं और फिर इन्हें सही क्रम में रीअरेंज करते हैं। बिकॉज ही डिटेस्टेड द फूड अवेलेबल लोकली, डिटेस्ट का अर्थ है नापसंद करना, नफरत करना, टू हेट। द रेफ्यूजी, रेफ्यूजी का अर्थ है शरणार्थी। वॉकिंग अलॉन्ग द डेजर्टेड स्ट्रीट्स ऑफ द टाउन, वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट्स का अर्थ है गलियों से होकर गुजरना। द डेजर्टेड का अर्थ है वीरान। स्ट्रीट्स ऑफ द टाउन, शहर की वीरान गलियों से होते हुए, गुजरते हुए। थॉट ऑफ द डेलिकेसीज ऑफ हिज कंट्री, डेलिकेसी का अर्थ है स्वादिष्ट व्यंजन से, तो डेलिकेसीज प्लूरल फॉर्म है, स्वादिष्ट व्यंजन। इतना पढ़ने पर हमें सटीक अनुमान हो चला है कहीं कोई शरणार्थी है और वो गलियों में घूम रहा है, पर उसे जो है स्थानीय खाना अच्छा नहीं लगता, अपने देश के व्यंजन उसे शायद याद आ रहे हैं। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो है सबसे पहले R, Q, S और उनके उपरांत अंतिम सेगमेंट P। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड R
वॉकिंग अलॉन्ग द डेजर्टेड स्ट्रीट्स ऑफ द टाउन, शहर की सुनसान वीरान गलियों से होते हुए, वहां से गुजरते हुए। आर के उपरांत खंड क्यू, द रेफ्यूजी जो शरणार्थी था। क्यू के उपरांत सेगमेंट एस, थॉट उस रेफ्यूजी ने सोचा, ऑफ द डेलिकेसीज ऑफ हिज कंट्री अपने देश के स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में सोचने लगा। और अंतिम खंड मात्र पी ही हो सकता है, बिकॉज क्योंकि ही डिटेस्टेड मीन्स ही हेटेड द फूड अवेलेबल लोकली, जो स्थानीय रूप से जो खाना मिलता था वो उसे नापसंद करता था। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट आर, उसके उपरांत क्यू, एस तथा पी, इसी क्रम में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89, निर्देश सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो दिए गए मुहावरे या इडियम का सही अर्थ देता हो। टू टेक समवन फॉर अ राइड, टू टेक समवन फॉर अ राइड का अर्थ होता है टू चीट समबडी या टू डिसीव समबडी, किसी को धोखा देना। हमारा आंसर होगा मात्र ऑप्शन बी, टू डिसीव समवन, डिसीव है धोखा देना, टू चीट। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। टू गिव अ राइड टू समवन, ऑप्शन ए कहता है किसी को कोई राइड देना, नहीं। ऑप्शन सी कहता है टू बी इनडिफरेंट टू समबडी। विद्यार्थी ध्यान दें, इनडिफरेंट का अर्थ है तटस्थ या उदासीन, किसी के प्रति तटस्थ या उदासीन होना, नहीं। अंतिम ऑप्शन डी कहता है टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, कोई राज खोलना, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90, फिर से वही निर्देश है, दिए गए मुहावरे या आइडियम का अर्थ बताएं। टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव हेवन एंड अर्थ का अर्थ होता है हर संभव प्रयास करना, सारी कोशिश करना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, हर संभव काम करना, जो भी बन पड़े वो सब करना। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है टू कॉज एन अर्थक्वेक, कोई भूकंप या भूचाल लाना, नहीं। ऑप्शन सी कहता है टू प्रे टू गॉड डिवाउटली, डिवाउटली का अर्थ है श्रद्धापूर्वक, भावना या श्रद्धा से भगवान की प्रार्थना करना, नहीं। टू ट्रेवल इन अ रॉकेट भी नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91, निर्देश सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य जिसे हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। पढ़ते हैं, कोट, डू यू वॉन्ट बलून्स, बलून्स का अर्थ है गुब्बारे, एंड ऑफ द कोट, ही सेड टू द चाइल्ड। विद्यार्थी ध्यान दें, ऐसे वाक्यों में सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखें। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है। इसके उपरांत वाक्य के प्रकार को देखें। हमें मिला है डायरेक्ट स्पीच में एक इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इस सारे आलोक में हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो ही आस्क्ड द चाइल्ड, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। इंटेरोगेटिव वाक्य है, हेल्पिंग वर्ब का इंटेरोगेटिव वाक्य, हमें चाहिए इफ अथवा वेदर, और प्रेजेंट डू यू वांट को बदल देंगे हम पास्ट में। इस सारी रोशनी, इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है, ही आस्क्ड द चाइल्ड। उसके उपरांत इफ, इट वांटेड सिंपल प्रेजेंट बदलेगा पास्ट टेंस में, डू यू वांट सिंपल प्रेजेंट है, इफ इट वांटेड। विद्यार्थी ध्यान दें, छोटे बच्चों के लिए प्रोनाउन इट का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत छोटे बच्चे हों तो लड़का या लड़की इट कह सकते, इट वांटेड बलून्स। विद्यार्थी ध्यान दें, इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य हमेशा असर्टिव या साधारण बनाया जाता है, इफ इट वांटेड बलून्स। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन बी कहता है, आस्क्ड द चाइल्ड वेदर इट हैड वांटेड, नहीं, हमें इसे सिंपल पास्ट में बदलना था, ना कि पास्ट परफेक्ट में। ऑप्शन सी कहता है, आस्क्ड द चाइल्ड डिड इट वांट, नहीं। इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी प्रश्नवाचक बनावट नहीं हो सकती, वाक्य की रचना असर्टिव या साधारण होगी। अंतिम ऑप्शन कहता है, आस्क्ड द चाइल्ड इफ इट वुड वांट, नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92, निर्देश है सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव और पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए गए वाक्य के वॉइस को बदलना है। पढ़ते हैं, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड द वेन्यू। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द वेन्यू का अर्थ है स्थल, जहां कोई कार्यक्रम आदि आयोजित होना है उस स्थान को कहते हैं वेन्यू। विद्यार्थी ऐसे वाक्यों में सबसे पहले वाक्य के टेंस को देखें। हमें एक्टिव वॉइस का एक इंटेरोगेटिव वाक्य मिला है। वाक्य का टेंस है सिंपल पास्ट और वाक्य का प्रकार है इंटेरोगेटिव और वाक्य का वॉइस है एक्टिव। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो वॉस अथवा वर, जैसी भी आवश्यकता हो के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमें एक इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है।
हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। वर द डेट एंड द वेन्यू, दो बातें हैं, द डेट एंड द वेन्यू प्लूरल है, वर द डेट एंड द वेन्यू, उसके साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, रिमेंबर की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी रिमेंबर्ड बाय हिम। वाक्य हुआ वर द डेट एंड द वेन्यू रिमेंबर्ड बाय हिम, क्या तारीख और स्थान उसके द्वारा याद की गई थी, उसे याद थी। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते। ऑप्शन ए कहता आर द डेट एंड द वेन्यू रिमेंबर्ड, नहीं, आर नहीं, बात भूतकालिक थी। वॉज ही रिमेंबर, नहीं। अंतिम ऑप्शन डी, डिड द डेट एंड द वेन्यू बी रिमेंबर्ड, नो, वर द डेट एंड द वेन्यू रिमेंबर्ड। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, पढ़ते हैं। ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, ओबे का अर्थ है अनुपालना करना, रिफ्यूजल है मनाही, खुल के कोई मनाही कर दे कि आदेश नहीं मानूंगा उसे कहते हैं डिफायंस, हिंदी में अवज्ञा। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते। कंप्लायंस और एडहियरेंस एक ही बात है। कंप्लायंस का अर्थ है अनुपालना, किसी आदेश को आप मान ले तो उसे कंप्लाई कर रहे हैं या उसकी कंप्लायंस हो रही है। एडियरेंस का अर्थ भी है किसी नियम आदि की अनुपालना, उसके अनुसार चलना, और ओबीडियंस भी इसका सिनोनिम ही है जिसका अर्थ है आज्ञाकारिता। हमारा आंसर ऑप्शन डी अवज्ञा डिफायंस ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94 फिर से एक बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, पढ़ते हैं। मॉरल्स दैट गवर्न अ पर्सन्स बिहेवियर, वो नैतिक बातें या मूल्य जो किसी व्यक्ति के बिहेवियर को गवर्न करें, उसको चलाएं, अधिशासित करें, वो कहलाती हैं एथिक्स। एथिक्स का अर्थ है आपके नैतिक मूल्य या नीति शास्त्र। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते। इंट्यूशन का अर्थ है अंतः प्रेरणा या सहज प्रेरणा, मन में कोई फीलिंग आए, अचानक कोई महसूस हो कोई चीज़, तो वो हुआ इंट्यूशन। एटीट्यूड का अर्थ है रवैया या दृष्टिकोण, जबकि या नज़रिया, जबकि अंतिम ऑप्शन डी साइकोलॉजी का अर्थ है मनोविज्ञान। हमारा आंसर ऑप्शन बी एथिक्स ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95 निर्देश है वो शब्द पहचाने जिसकी स्पेलिंग गलत है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, शब्द गारंटी की स्पेलिंग में दो नहीं एक आर होना चाहिए। गारंटी आप जानते हैं इस चीज़ का आश्वासन कि कोई चीज़ पर्टिकुलर स्तर या मानक आदि की होगी, तो हिंदी में प्रतिभूति, सामान्यतः गारंटी को गारंटी ही कहा जाता है। ऑप्शन ए गार्डियन की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, गार्डियन का अर्थ है संरक्षक, गिल्टी का अर्थ है दोषी, और अंतिम ऑप्शन डी गाइडेंस का अर्थ है मार्गदर्शन। ऑप्शंस ए, बी तथा डी की स्पेलिंग्स में कोई एरर नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन सी गारंटी अथवा गारंटी हिंदी में या फिर प्रतिभूति ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए अंतिम 5 प्रश्न, एक क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय या सेट जिसे हल करने की विधि से आप बखूबी वाकिफ हैं। दिए गए पैसेज को पहली बार में सीधा हल करने की कोशिश न करें, जैसे दिया है वैसे पढ़ें, उसके उपरांत इसे हल करें। यदि समय अपर्याप्त हो, नाकाफ़ी हो, तो आधा पैसेज पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें, और हमेशा याद रखें ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं। अ मैन मेड फाइबर, एक मानव निर्मित अर्थात कृत्रिम, फाइबर का अर्थ है कोई धागा, इज अ फाइबर हुज केमिकल कॉम्पोजिशन, एक ऐसा धागा जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन का अर्थ है किसी चीज़ की संरचना, तो उसकी जो केमिकल संरचना है, स्ट्रक्चर, बनावट एंड प्रॉपर्टीज का अर्थ है गुणधर्म, उसकी क्वालिटीज आर सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड, मॉडिफाई का अर्थ होता है बदलना, सिग्निफिकेंटली काफ़ी हद तक। जो ये फाइबर है इसकी जो केमिकल बनावट और रचना है वो काफ़ी हद तक बदल जाती है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग है निर्माण, प्रोसेस है प्रक्रिया। मैन मेड फाइबर्स, मानव निर्मित जो फाइबर्स हैं, डैश स्पन एंड वोवन, विद्यार्थी ध्यान दें, स्पन थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है स्पिन की, जिसका अर्थ है धागा या सूत काटना, जबकि वोवन थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वीव की, जिसका अर्थ है बुनना या बुनाई करना। into a large dash of consumer and industrial products। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है ये पैसेज है मैन मेड फाइबर के बारे में, जो धागे मनुष्य कृत्रिम रूप से बनाता है, केमिकल से बनते हैं। अब हम इसे हल कर सकते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं।
A man-made fiber is a fiber whose chemical composition, structure and properties are significantly modified. काफ़ी हद तक बदल जाती हैं during the manufacturing process. Man-made fibers are spun. वो spun किए जाते हैं, उन्हें काटा जाता है, धागा या सूत काटने के लिए spun and woven, और बुना जाता है into a large. आगे बढ़ने से पहले अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं. will be नहीं, यहाँ बात प्रेजेंट टेंस की है और वॉइस है पैसिव. इज भी नहीं, फाइबर्स प्लूरल है. बी भी नहीं, हमारा आंसर आर ही रहेगा. आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, मैन मेड फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. अगला हमारा ऑप्शन होगा नंबर. अ लार्ज नंबर ऑफ यानी बड़ी संख्या में. उनको काटा और बुना जाता है बड़ी संख्या में. किसके लिए? ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, उपभोग के लिए जो उपभोक्ता काम में लेते हैं. एंड इंडस्ट्रियल का अर्थ है औद्योगिक रूप से काम आने वाले उत्पादों में. अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं. एक्सटेंट का अर्थ होता है हद, किसी चीज़ की हद या सीमा, कहाँ तक कोई काम हो सकता है. फिगर का अर्थ है कोई प्रारूप या फिर कोई संरचना. जबकि ऑप्शन डी टोटल का अर्थ है जोड़ या योग. हमारा आंसर ऑप्शन बी नंबर ही रहेगा. आगे बढ़ते हुए, आर स्पन एंड वोवन इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. उन धागों को काटा और बुना जाता है एक बहुत बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के काम आने वाले तथा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो कि औद्योगिक रूप से उत्पाद बनाने में काम आते हैं. इंक्लूडिंग, जिनमें शामिल हैं गारमेंट्स, कपड़े, जैसे कि शर्ट्स. सच एज का अर्थ है उदाहरणार्थ या फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सच एज शर्ट्स. स्कार्व्स, स्कार्व्स जो है वो प्लूरल फॉर्म है स्कार्फ की. एंड होजरी, होजरी आप जानते हैं, होजरी में लेगिंग्स, शॉर्ट्स और इनरवेयर शामिल हैं. होजरी. होम फर्निशिंग्स, घर में काम आने वाले साज सज्जा की चीज़ें. डैश एस. आगे बढ़ने से पहले अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं. काउंट का अर्थ है गिनना. रैपिंग का अर्थ है किसी चीज़ को समेटना या लपेटना या कवर करना. और शोइंग है किसी चीज़ को दिखाना. हमारा आंसर इंक्लूडिंग ही रहेगा. एक बार पुनः, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग गारमेंट्स सच एज शर्ट्स, स्कार्व्स एंड होजरी. होम फर्निशिंग्स डैश एज सच एज. सच एज का अर्थ होता है उदाहरण के लिए या जैसे कि. पिछली पंक्ति में भी सच एज था. और होम फर्निशिंग्स, घर में साज सज्जा में काम आने वाली चीज़ें. सच एज उदाहरण के लिए अपहोल्स्ट्री. विद्यार्थी ध्यान दें, अपहोल्स्ट्री वो कपड़ा है जिससे आप सोफ़ा बनाते हैं, तो सोफ़े का कपड़ा अथवा उसमें भरी जाने वाली जो स्टफिंग है वो भी अपहोल्स्ट्री है. अपहोल्स्ट्री. कारपेट्स, कारपेट से गलीचा या कारपेट ही कहते हैं सामान्यतः, तो कारपेट्स, गलीचे. एंड कर्टन्स, कर्टन्स का अर्थ है पर्दे. आगे बढ़ने से पहले अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं. सो एज नहीं, सच एज. हमें उदाहरण दिए जा रहे हैं. मच भी नहीं, मच का अर्थ है अधिक. और मोर कंपैरेटिव डिग्री है मच की, ज़्यादा अधिक, ये भी नहीं. हमारा आंसर ऑप्शन डी सच एज ही रहेगा. आगे बढ़ते हुए अंतिम प्रश्न. सच एज अपहोल्स्ट्री, कारपेट्स एंड कर्टन्स एंड डैश पार्ट्स सच एज टायर कॉर्ड एंड इंडस्ट्रियल पार्ट्स. इंडस्ट्रियल पार्ट्स हैं जो उद्योगों में काम आते हैं. सच एज उदाहरण के लिए टायर कॉर्ड. विद्यार्थी ध्यान दें, कॉर्ड शब्द का अर्थ है कोई सूतली या रस्सी. इन फाइबर से वो कॉर्ड बनती हैं जिनका प्रयोग टायर्स में किया जाता है, उन कॉर्ड्स का या उनसे बने हुए कपड़े के अस्तर का. टायर कॉर्ड. फ्लेम प्रूफ लाइनिंग्स. फ्लेम प्रूफ यानी जिसमें आग नहीं लगती, जो फायर प्रूफ है. लाइनिंग्स का अर्थ है अस्तर. एंड ड्राइव बेल्ट्स. ड्राइव बेल्ट्स वो बेल्ट्स होती हैं जो मशीनों में या मोटर्स में लगती हैं. अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं. इंडस्ट्रियलिस्ट का अर्थ है उद्योगपति. इंडस्ट्री उद्योग है. और इंडस्ट्रियलाइज्ड का अर्थ है औद्योगिकृत, जहाँ काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया हो, औद्योगिकृत. हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल ही रहेगा. सो ये था आपका एनालिसिस पेपर 025856 का. आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट. अच्छे असर के लिए विद्यार्थी वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, उन्हें नोट करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें. और बहुत बेहतर होगा उन शब्दों, उन इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें. सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग. ऑल द बेस्ट. थैंक यू एंड बाय बाय.